हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लास को लेकर आया हूँ जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का 8th पेपर शांति शिक्षा है। उसको पिछले टॉपिक में हमने व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था व्यक्तित्व क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख परिभाषाएं थी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और वैसे भी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम उसकी आगे चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व को भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से वर्गीकृत किया है। कह सकते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकार अपने अनुसार बताए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शरीर गठन के आधार पर। तो शरीर गठन के आधार पर क्रेस्मर ने वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को। तो क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्रेस्मर महोदय ने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है, जो है लंबकाय, जिसे एस्थेनिक कहते हैं, सुडौलकाय जिसे एथलेटिक कहते हैं, गोलकाय जिसे पिकनिक कहते हैं, मिश्रित काय जिसे डॉप्लास्टिक कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्रेस्मर महोदय ने लंबकाय की श्रेणी में किसे रखा है, सुडौलकाय की श्रेणी में किसे रखा है और पिकनिक की श्रेणी में किसे रखा है। तो चलिए बात करते हैं लंबकाय। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दुबले पतले होते हैं, यह दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। इनका भार लंबाई की अपेक्षा कम होता है तथा ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लंबकाय ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दुबले पतले होते हैं, यह दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। इनका भार लंबाई की अपेक्षा कम होता है तथा ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बहुत ही सरल भाषा में है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सुडौलकाय की। ऐसे व्यक्ति हष्ट-पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। इनका कद ना अत्यधिक लंबा होता है और ना ही अत्यधिक छोटा, अर्थात यह स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, इसी कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं गोलकाय की। ऐसे व्यक्ति नाटे मोटे होते हैं। इनकी गर्दन छोटी या मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हैं और एक खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं। और मिश्रित काय में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सब जो भी प्रकार हैं उसका मिला जुला रूप होगा इसमें। मिश्रित काय व्यक्तियों के व्यक्तित्व में उपरोक्त तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, तीनों गुणों का समावेश इसमें रहता है। ये तो बात की हमने क्रेस्मर महोदय ने जो प्रकार बताए हैं उनके बारे में। और अब हम बात करेंगे सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इन्होंने भी शरीर गठन के आधार पर ही वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को, उसका वर्गीकरण किया है, उसके प्रकार बताए हैं। और वो भी है लंबकाय, आयताकार या लंबाकार, आयताकार या गोलाकार। इसके बाद आपके आते हैं युंग के अनुसार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युंग या जुंग, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एसटेट हो, कोई भी टेट हो आपका, उसमें आपका युंग पर्सनैलिटी के अंतर्गत पूछा जाता है। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी में कौन आता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति संकोची, एकांत प्रिय, लज्जा प्रिय, जल्दी घबराने वाले, आत्म केंद्रित, आत्मचिंतन तथा असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये व्यक्ति दूसरों से बोलने तथा मिलने में हिचकिचाते हैं, शीघ्र दुखी भी हो जाते हैं और इन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी पढ़ना अच्छा लगता है। ये अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते और चुपचाप ही रहते हैं। बात करते हैं बहिर्मुखी की, कि जुंग के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कुशल, चिंता मुक्त, आशावादी, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक प्रकृति के होते हैं। समाज के कार्यों में इनका विशेष ध्यान रहता है। यह व्यक्ति मिलन प्रिय होते हैं तथा खेलकूद में भी रुचि लेते हैं। यदि और बात करें तो अंतर्मुखी की हमने बात की थी, बहिर्मुखी की बात कर रहे हैं। तो यदि हम और बात करें इनके बारे में, तो वातावरण के प्रभाव से शीघ्र प्रभावित होते हैं लोग। बहिर्मुखी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अपने को वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थापित करना होता है।
उसके विचार स्वतंत्र नहीं होते, किंतु बहुत से लोगों के विचारों के ही अनुसार वह अपने विचारों का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व की। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दोनों का मिला जुला रूप रहता है। इसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व के भी गुण आ जाएंगे और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के भी गुण आ जाएंगे। अब यदि हम मूल्य के दृष्टिकोण से बात करें तो स्प्रेंगर महोदय ने मूल्य के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को निम्न 6 भागों में बांटा है, जो कि हैं आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक और सौंदर्यानुभवी। और स्प्रेंगर महोदय ने ये जो 6 प्रकार बताए हैं वो उन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में बताए हैं। यदि हम सबसे पहले आर्थिक की बात करें तो आदर्श आर्थिक व्यक्ति यह मूल्यांकन करता है कि उपयोगी क्या है। ऐसे व्यक्ति धन एवं भौतिक सुख के इच्छुक होते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लें, व्यापारी हो गए, दुकानदार हो गए आदि आपके किस में आएंगे, आर्थिक में आएंगे। और सामाजिक में कौन से आएंगे आपके, सामाजिक की यदि बात करें तो आदर्श सामाजिक व्यक्ति संबंध एवं प्यार को उच्चतम मूल्य देता है। ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, त्यागी और परोपकारी होते हैं, जैसे आपके समाज सेवी हो गए। राजनीतिक के अंतर्गत आपके आदर्श राजनीतिक व्यक्ति उच्चतम मूल्य शक्ति को महत्व देते हैं। उनकी गतिविधि राजनीति की संकीर्ण सीमा में सीमित नहीं होती, अपितु उसका प्राथमिक केंद्र व्यक्तिगत संबंधों में शक्ति तथा प्रभाव और इसे बनाए रखने एवं विस्तारण में सक्रिय प्रतिस्पर्धा में होता है। यदि हम किसकी बात करें, राजनीति की बात करें। ऐसे ही धार्मिक की बात करें, ऐसे व्यक्ति भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं, देवी विपदाओं से डरने वाले भी होते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें सैद्धांतिक की, तो सैद्धांतिक व्यक्ति का प्राथमिक मूल्य सत्य की खोज करना होता है। ये व्यक्ति आलोचक एवं प्रयोगात्मक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यदि हम बात करें सबसे लास्ट वाले की, तो आदर्श सौंदर्यामुखी व्यक्ति उसके उच्चतर मूल्य को आकार एवं सौंदर्य में देखता है। इसे याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आसानी से इनके 6 प्रकार आपको याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ राइटिंग तो अच्छी आएगी नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आशा राधा से सुंदर है, यानी कि आर्थिक, साथ से हो गए सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक और सौंदर्यानुभवी। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार हो गए हैं। आप इस ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक आपकी बहुत ही काम में आने वाली है और बहुत ही ऐसी ट्रिक नहीं है कि आप याद ना कर पाए। आशा राधा से सुंदर है, और यदि राधा को बुरा लग जाए तो अब राधा आशा से सुंदर भी इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि हम आगे बात करें तो शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, हिप्पोक्रेट्स महोदय ने किया था। इन्होंने 4 प्रकार बताए थे, पीले पित्त वाले, काले पित्त वाले, रक्त पित्त वाले और श्लेष्मा वाले। तो काले पित्त वाले और पीले पित्त वाले, रक्त पित्त वाले और श्लेष्मा वाले। यदि पीले पित्त वालों की बात करें तो उन्होंने इसमें गुस्सेल को रखा था, जो भी गुस्सेल होते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आग बबूला हो जाते हैं। काले पित्त वालों में उन्होंने उदास, निराशावादी, जो कि उदास हैं, उनकी जिंदगी में भाई सब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो उदास हो गए। काले पित्त वाले में उन्होंने इन लोगों को रखा है। रक्त वाले में आशावादी को रखा है, जो हंसमुख स्वभाव के होते हैं, आशावादी होते हैं, हार नहीं मानते हैं। रक्त पित्त वालों में किसे रखा है, आशावादी को रखा है। और श्लेष्मा वाले में किसे रखा है, मंद स्वभाव वालों को रखा है। तो ये भी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 5वां भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। तो आइए देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों का उल्लेख किया गया है। वे गुण है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन्हीं गुणों को आधार मानकर भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विकी, राजसी, तामसी, या कह सकते हैं सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सात्विकी की। इस प्रकार के व्यक्तियों में सद्गुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, निर्मल तथा शांत स्वभाव वाले होते हैं। उसके बाद आता है आपका राजसी या रजोगुणी। इस प्रकार के व्यक्तियों में सबसे ज्यादा रजोगुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति साहसी, आक्रामक तथा दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तामसी की।
या तमोगुणी की। ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति आलसी, क्रोधी तथा अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे कई व्यक्ति होंगे, तो आप लोग अब उन्हें इसी दृष्टिकोण से देखना। दृष्टिकोण मतलब आप अपने मन में विचार कर लेना कि भैया इसमें ये वाला गुण पाया जा रहा है, तो इनका व्यक्तित्व कैसा होगा। ये केवल याद करने के लिए, अपनी अवधारणा बनानी नहीं है उसे लेके, है ना। तो आज हम लोगों ने शांति शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तित्व के वर्गीकरण का अध्ययन किया, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में जाना, किसने कौन से प्रकार दिए, और ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।